अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम एपिसोड नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैन एंड जरफिशा स्पेशल। हवेली के आगे गाड़ी रुकी तो जरफिशा ने एक बार फिर से लब दबाए हुए चेहरे पर हरास लिए हुए मुकाबले बैठे हुए जैन को देखा। यकीन है ना, जैन ने चंद लफ्ज़ी सवाल पूछा था और जरी ने फौरी इस बात में सारी लाया जैसे एक पल की देरी भी यकीन को डगमगा ना दे। तो आओ फिर। गाड़ी से उतरकर उसने जरी के जन्म का दरवाज़ा खोला। मुलाजम, गार्ड सब हैरत से उस शख्स को देखने लगे थे जो हमेशा गाड़ी से उतर कर बिना किसी के जन्म दे के अंदर बढ़ जाता था। मुलाजम और गार्ड से गाड़ी को लॉक वगैरह करते थे, लेकिन आज वो खुद दरवाज़ा खोलने के लिए दूसरी जानब आया था। मैं खोलता हूँ। मुलाजम आगे आया, लेकिन वो हाथ के इशारे से उसे रोक चुका था। तुम सब जाओ। उसने सबको जाने का हुक्म दिया। जरी का हाथ थामे उसने उसके गिर्द लिपटी हुई चादर को सिरहाने पर दुरुस्त किया था। तुम्हारा जहन हर पल तुम्हारे साथ है। उसका नाजुक हाथ मजबूती से जकड़े वो कदम लेता हुआ अंदर बढ़ने लगा, जबकि वो दिल ही दिल में विरद जारी किए हुए थे। तो के ऐन मुताबिक जिस वक्त वो उसे हवेली के लॉन्च में लाया था, वहां पर दराब, सदीका बेगम और बाकी सब अफराद भी झटके से खड़े हुए थे। हैरान कुन तासरात महदूम चौधरी के चेहरे पर थे, जो अगले ही पल गजब में बदलने लगे थे। उसका खूबसूरत पे हैरान और बदला बदला हुलिया जता गया था कि वो जैन चौधरी के पास ही थे। ये लड़की, वो बड़बड़ाया जबकि वो जैन के पीछे छुपने लगे थे। रखी। जैन ने बुलंद आवाज में मुलाजमा को पुकारा जो फौरी बाहर आए थे। उसके चेहरे पर हुनकपन फैला। जरफिशा को मेरे कमरे में लेकर जाओ और मुलाजम से कहो उसका सामान ऊपर पहुंचा। मेरे साथ वाली वार्डरोब में उसका सामान मेरे ऊपर आने से पहले तरतीब से रख देना। उसके हुक्मिया सद अंदाज पर रखी अपना मुंह बांध के इस बात में सह लागे थी। जाओ जरफिशा, उसकी जाने मुड़ते हुए नरमी से बोला। वह नरमी जो जैन चौधरी के चेहरे पर कम ही नजर आती थी, आज सब हैरत से देख रहे थे। वो बीकी आंखों से देखती हुई अब भी जमी रही थी। जाओ, वो दोबारा इसी अंदाज में बोला। जैन, ये लड़की इस हवेली में क्या कर रही है? उसका नरम अंदाज महदूम चौधरी को सरदा पाव झुलसा गया था। जरी ने सैम को उसका कुर्ता जकड़ा। मेरी बीवी है, ये तो इसी घर में रहेगी ना? वो आंखें बांध के खोलता मुड़ा और पुर एतमादी से बोला। तुम शायद भूल गए हो कि ये लड़की भाग कर गई थी और न जाने अब किसके साथ मुंह काला किए वापस तुम्हारे पास आ गई है। रखी। जरफिशा को लेकर जाओ। वो पूरी शिद्दत से दायर थे और महदूम चौधरी को भी दंग कर गया था। वो समझ गया कि उसने उसे किससे जिताया। ये तुम किस अंदाज में बात कर रहे हो? और खबरदार, जो तुमने इस लड़की को अपने कमरे में भेजा, ये लड़की आज अभी इसी वक्त इसी हवेली से बाहर दफा होगी। उस जैसी बहुतान लगी लड़की हम अपने सापा नहीं सुझा सकते। वो जारहाना तेवर लिए जरी के जाने पड़े ताकि जरफिशा को हवेली से निकाल सके। अगर आपने उसे हाथ पे लगाया तो बाबा, आप अपने बेटे की दोबारा शक्ल नहीं देख पाएंगे। उसका मजबूत दबंग लहजा सुनते वो वहीं पर थम गए थे। तुम इस लड़की के लिए मेरे मुकाबले खड़े होकर मुझे धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं बाबा, आपको बता रहा हूँ। आप जानते हैं मैं कर गुजरता हूँ और मैं आपको कैसे इजाजत दूंगा आप इस लड़की को हवेली से निकाल दें? हालांकि उसे निकाह करवाने वाले आप ही थे। तुम शायद बोल रहे हो, तुमने तो कहा था कि तुम इस लड़की को खुद हवेली से निकाल कर बाहर करोगे, फिर तलाक देकर मरवा दोगे, और अब तुम उसे न जाने कहां से उठा लाए हो। जरी उसके कुर्ते को छोड़ती थमी थी। उस एक वजह से थी वो भागी थी, और इस वजह का जवाब तो जैन चौधरी से हाल हाल में चाहती थी, पर कभी हिम्मत ना कर पाए थे। जब आप उसकी जिंदगी की डोर अपने खास आदमी के हाथ में थमा कर खुद को बड़ी और इस्तेमाल करने की ठान चुके थे, तो फिर मैं भी आपके साथ बाजी खेल कर उस लड़की की हिफाजत कर सकता था, और मैंने वही किया। आपको मुझ पर इत्मीनान नहीं था, मुझे आप पर नहीं है। वो आईब्रोज को उसने हिसाब बराबर किया था। महदूम चौधरी के साथ सदीका बेगम के भी रंग फाक हुआ था। उन्हें वो दिन याद आया था जब उन्होंने जरी को हवेली से निकालने की सारी तैयारी कर दी, पर एन वक्त पर जैन ने आके बाजी पलटे थे। जरफिशा का दिल चाहा कि जमीन फटे और उसमें समा जाए। जिस शिद्दत से चाहती थी, जिसकी हाथ अपनी जान माल सब खतरे में डाला था, उसी पर एतबार नहीं किया था। अधूरी बात सुनने एक बार फिर से खुद को उसी तोहमत का हिस्सा बना गया थी जिसकी हाथ वो भागी थी, और जैन को भी हर मरतबा गलत समझा था। अब तो हर सुराग का जवाब मिल गया होगा ना? तो जाओ ऊपर और बिल्कुल भी मत डरना। मैं हर वक्त हर लम्हा तुम्हारी ढाल बना खड़ा रहूंगा। उसके जन्म मुड़े वो नरमी से बोला था, जबकि जरी नजर उठाने के काबिल नहीं रहे थे। वो जरी का मोतबर करना अच्छे से जानता था। तुम्हारी माफी तलाफी नहायती तसल्ली से सुनूंगा, अभी जाओ। वो करीब झुके फसू हेजी से बोले, सबको नजरअंदाज कर गया था। मैं आपको। जरी ने बिगी से आंखें उठाए जैन को देखा था, जैसे अपनी पुरसोच की माफी चाह रही हो। जैन की आंखों से कुछ भी ना कहने का इशारा दिया था। वो बहती आंखों से बदवक्त मुस्कुराती रखी के साथ ऊपर बढ़ती, जिसकी चुभती हुई निगाहों का उसे भरपूर एहसास हो रहा था, लेकिन उस शख्स की मौजूदगी उसको हर तरफ उठी हुई हर चुभती हुई निगाह का असर जाल कर रहे थे।
सफ़ी से मुलाकात की। वो जिस वक्त कमरे में आया था, जरी उसी के इंतजार में कमरे में चक्कर काट रही थी। उसे हैरत हुई थी, पर दिल सरूर में डूबा था कि वो आज उसके कमरे में इस्तहाक से मौजूद है, जबकि ज़रफ़िशा कमरे को अब हिफ्स कर चुके थे। कुछ भी तो नहीं बदला था, सब वैसा ही था उसके जाने के बाद। पारखी ने उसके मुलबुसात, उसकी चीज़ें रोज़ की तरह ही सेट की थी, पर इन सब चीज़ों में फ़िलहाल उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिक्र थी तो बस जैन की, जिस पर बेतबारी करके उसने नाराज़गी मोल ली थी। तुम सोई नहीं? जैन ड्रेसर की जन्म आए हुए घड़ी उतारते बोला था। आप नाराज हैं? वो खामोश रहा तो जरी का दिल डूबा। मुझे पता चल गया है आप नाराज हैं। उसके पीछे अगर खड़ी हुई तो जैन ने आईने में उसका घबराया हुआ चेहरा देखा। तुम्हें कैसे पता चला? वो अब कुर्ते के बटन खोलने लगा था। मतलब आप सच में नाराज? उसकी आंखें जो कब से बहने को तैयार थी अब छलकने लगे थे। हाँ, थोड़ा सा हुआ था जब तुम मुझ पर बिना एतबार के घर से भाग गए थे। ना मुझे मोहलत दी कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। हालांकि मैं रोज तुम्हें कहकर गया था कि मेरा इंतजार करना, लेकिन तुम तो मुझे बेएतबारी देकर चले गए। सदा शुक्र के तुम्हें मैं इस बास में दे चुका था, वरना जानती हो मैं अपनी ही नजर में गिर जाता कि मैंने तुम्हारी हिफाजत का वादा किया था, तुम्हें हर मसाइब से बचाने की ठान चुका था। शिकवा लबों पर आ ही गया था। ऐसा नहीं था, मैं डर गई थी। मुझे लगा मैं आपको खो दूंगी, और फिर जब आपने वो सब कहा, मैं मरना नहीं चाहती थी, मुझे जीना था। हाँ, मेरे साथ जीना चाहती थी, पर इतबार नहीं कर सकती थी। उसके आंसू रुमाल से साफ किए। उसने जरी की बात को दुरुस्त की सका था, पर अपना शिकवा पे क्या सुनाया था। करना चाहती थी पर डर गई थी। आपकी हवेली तो वैसे भी जुल्म सितम के मामले में मशहूर थे, मुझसे पहले मशहूर हो गई, लेकिन मेरे बाद तो हवेली वालों को कोई जुल्म नहीं किया। जरी लाजवाब हुए थे। वो ठीक है तो कह रहा था, जब से वो सरदारी संभाले हुए था किसी का हक नहीं मारा गया था, ना ही किसी गरीब पर बेजार जुल्म हुआ था। जैन चौधरी से निकाह के वक्त वह खुद को हर जुल्म के लिए तैयार कर चुके थे, पर इस शख्स ने तो फूलों की छड़ी से भी उसे छूने की कोशिश नहीं की थी। एक गैर मर्द की तोहमत उस पर थी, लेकिन उसे सिर्फ एक मरतबा उसके बारे में पूछा था, तभी उसने हकारत से नहीं देखा था। ना बेजा जुल्म, ना कोई मारपीट, बस फिर क्यों कर कह देती कि आप भी जुल्म बाकी है। गिन सोचों में डूब गई। उसने चुटकी बजाय उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबूस करवाए थे। अब अगर गांव में कोई लड़की भागेगी या फिर ऐसा कोई हादसा होगा तो क्या उसका निकाह भी आपसे होगा? जरी के सवाल में खौफ सिमटाया था। हाँ बिल्कुल, अब सरदार हूँ तो जाहिर है अब ये रस्म रिवाज असो नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं तो निभाने तो पड़ेंगे। और तुम भी तो मुझ पर एतबार नहीं करती। जरी का हलक खुश्क हुआ था, जबकि वजूद बेजान लगा। मतलब आप हमेशा मुकम्मल मेरी नहीं रहेंगे, किसी और को भी मिल जाएंगे। कहीं वो सुंदरी तुम्हारा हो सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। जैन ने हर बात रद्द की थी, गंभीरता से कहा। मगर कैसे? जरी का लहजा बीका था। मुझ पर मुकम्मल एतबार करके और अपना एतबार मुझे सौंप कर। उसके समात के करीब आंच देती सरगोशी पर जरी सर तक पाँव कांपी थी। उसने बीगी पलक उठाकर उसके जन्म देखा, जिसका चेहरा लफ्जों की अदायगी का अक्स किए हुए था, हमारी में डला हुआ था। मुझे नींद आ रही है। जुटरी लिए वो बेड पर जाकर लेटी कंफर्टर ओढ़ती हुई दोनों हथेलियां लबों पर जमा के थी, गोया मुंतशिर सांसों को रवानी पर लाना हो। सोचो, फिर शिकवा ना करना कि मैंने रस्म और रिवाज को मानकर किसी और से शादी कर ली, और फिर मुझे सारा वक्त भी उसे देना पड़ेगा। तुम फिर हवेली के मालकिन बनोगी, और वो भी मेरे दिल की मलका, जिसे तुम्हें बनाया था। पर तुम बनना नहीं चाहती तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, और तुमने तो मुझे बनाया भी नहीं है। जैन लब्दबाई बारीपन से बोला था, और जरफियाँ जड़ से उठती हुई जैन को देखती हुई रूहान सी होती है। इतनी जल्दी बदल गया आप? आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए, तुम्हारे बाद हर लड़की हराम है, और आप अपने अब कोर से फिर रहे हैं। इसलिए लाए थे ना, ताकि दूसरी शादी का लें। बीता हुआ लहजा कब रोने में बदला उसे पता नहीं चला था। वह टस से मस्त न हुआ, बल्कि दिलचस्पी से उसको रोता हुआ देखने लगा, जबकि जरी की समात उसके कदमों की आहट पर ठहर सी गए थे। जबकि बीतती पलकों को जबकती वो मुंतजिर थी कि उसके रोने पर आज भी उसे फौरी समेट लेगा और वह बेचैन हो जाएगा। रो लो, उसके अलावा तुम क्या कर सकती हो? अब सरदार हूं तो फैसला तो मानना पड़ेगा ना। पंचायत इसलिए तो लगाई जाती है। हाँ, मैं इतना तुम पर रहम करूंगा कि तुमसे इस कमरे को ना छीनो। नहीं चाहिए मुझे यह कमरा, ये शानो शौकत, मुझे सिर्फ आप चाहिए। आप सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। हर लड़की आपके लिए हराम है, समझे? हर लड़की। अगर आपने किसी पंचायत के असूल रस्म को माना तो मैं आपको सबसे दूर लेकर छुपा दूंगे। बेख्तियारी बड़े अंदाज में शेरनी बनी दारती व जैन चौधरी को आज फिर कहकर लगाने पर मजबूर कर गए थे। जरी रोना बोले हुए, नथने फैलाए हुए जैन को देखने लगी। उसका हम भी नाराज होता महसूस हुआ था। छनाटक बार की हो तुम, और मुझे जैसे इतने बड़े ऊंचे लंबे शख्स को छुपाने की बात कर रही हो। वैसे कहाँ छुपाओगी? वो अपने कहके पर काबू पाए उसकी तरफ आया था, और जरी ने जट से दोबारा कंफर्टर मुंह में छुपाया और रोने का शुगर जारी किया। छुपा लूंगी, जैसे भी छुपाऊं। सूसू की वो कंफर्टर में बोले थे,
लड़की बस करो, कितना रोती हो, इधर कोई मक्खी भी मरती है तो तुम रोने लगती हो, किसी दिन किसी भेड़िए को मारना पड़ गया तो क्या करोगे। उसके चेहरे से कंफर्टर हटाया, उसे सीधा बिठाया हुआ खुद भी सामने बैठ गया था। जरी ने जरा सी मुजामत ना की, पर बीगी नाराज आंखों से देखना नहीं बोली थी। आप होंगे ना तो उसे भी मार दूंगी, पर आपके बगैर उसके हाथों मर जाऊंगी। उसकी दीवानगी पर वो दंग हुआ था। एक पल के जैन का दिल रुका दरका था। जरफी शाह, उसने बारी पड़ती हुई आवाज से उसे पुकारा तो जरी ने पहुंचा पल के उठावे उसको देखा, पर अगले ही पल नजरें झुकाती वो पीछे खिसके थे। उसकी आंखों में सवालात सिमटे थे। मुझसे कुछ भी मत पूछेगा, मेरी आंखों में सिमटे हर सवाल का जवाब तुम दे सकती हो। क्या मुझसे बहुत पहले से मोहब्बत करती हो, पहले से मुझे जानती हो। उसे जरी के दोनों हाथ जकड़े उसकी हर मजामत नजरअंदाज किए थे। बोलो जरी, मेरी हाथ भाग्य थी। जरी का रंग सफेद पड़ने लगा था। इस राज को तो बहुत से भी छिपाए हुए थे। जरी, मुझे इंतजार करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैन ने सख्त से कहकर उसे मजीद हल्कान किया था। हाँ, मैं आपको बहुत पहले से पसंद करती थी, पर मैं ऐसे भागना नहीं चाहती थी। मैं आपको हासिल करना चाहती थी, बस अपना बना लेना चाहती थी कि आप सुंदरी के ना हो पाते। उसकी आवाज़ बीकने लगी थी और जैन उसके दोनों हाथ छोड़े हुए उठने लगा था जब जरफिशा ने उसके कफ का कोना जकड़ा। उसके नाराजगी का एहसास शिद्दत से हुआ था। छोड़ दो जरफिशा, मैं आपसे सुंदरी से भी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। सुंदरी आपसे मोहब्बत नहीं करती, सिर्फ मैं करती हूँ। आप मेरा यकीन करे और मान जाए, मुझे किसी को मनाना नहीं आता। जैन के चेहरे पर पहला सरपन जाहिर होने लगा था। उसका मासूमाना अंदाज हर मर्तबा अलग तरीके से उस पर असर जाहिर होता था, पर वह जरफिशा को उसकी गलती का थोड़ा सा एहसास दिलाना चाहता था ताकि आइंदा जिंदगी में वो बेइतबारी ना करे। कैसे करूं यकीन, तुमने तो नहीं किया था ना, और अपनी जान मुसीबत में डाल दी। और तो और मुझसे शादी करने के लिए अपनी इज्जत की भी परवाह ना की, और फिर बाद में भी भागे। वो तड़े पी तो गए थे। ऐसा नहीं है सैन, मैंने परवाह की थी। मैंने अपनी इज्जत जिंदगी ही तो बचाकर भागे थे। वो इज्जत जो सिर्फ आपकी अमानत बनना चाहते थे, और वो जिंदगी जो मैं सिर्फ आपके साथ गुजारना चाहती थी। उसका रूहान सा लहजा सुनते हुए वो सर पांच से उसकी जान मुड़ा था। बिगा बिगा गुलाबी चेहरा सर पड़ते जज्बात को पिघला रहा था। जरी की जान हलक में आई थी। शायद वो कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। अब अगर तुम्हारी इज्जत मेरी अमानत बन चुकी है और तुम्हारी जिंदगी अगर मेरे साथ गुजर रही है, तो मैं भी तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वह फुसू हेसी से बोलते हुए जरफिशा के मस्जिद करीब आया तो जरी ने लब तड़ किया। जैन की जिंदगी का नाम जानती हो? उसने जरफिशा के मेहरूती उंगलियों में अपनी मजबूत उंगलियां फंसाई। उसकी गुलाब आंखों में देखा। जरफिशा के चेहरे पर एक साया सा आगे गुजरा था, पर उसने नफी में सारी लाया। जैन की जिंदगी का नाम जरफिशा है। उसके होले से सरगोशी किए उसके समान दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। वजूद में सरसराहट दौड़ी, जबकि मजबूत उंगलियों का लम्स उसे कैद करने लगा था। जब फिर अगले ही पल वो हैरान हुई थी जब उसने पॉकेट में से एक केस निकालकर सामने किए खोला। उसमें मुकेद कीमती कंगन उसकी नाजुक कुलाई के लिए बनाए गए थे, जिसे वो जरफिशा को तस्वर के लाया था। जैन ने उसकी हाली कुलाई पर वह सिल्वर गोल्डन के चमकदार कंगन पहनाकर उन पर अपना लम्स महकाया। आप मान गए? जरी तफकर में डूबे। क्या मेरा लम्स काफी नहीं था? उसकी बोझल आवाज समाज से टकराई और जरफिशा की हाथ यहीं तक थी। उसके लफ्जों ने तो पल पल के लिए उसकी धड़कनों को रोक दिया था, पर उसका करीब आना उन्हें धड़कनों को बढ़ा गया था। और फिर उसका यह कंगन पहनाना हर बात को वादा जता गया था कि वो राजी पा रजा है। उसके सीने में मुंह छुपाते वो अपना दर्द दर्द धड़कता हुआ दिल समाने के सही करने लगे। जब उसके चंद लफ्जी इजहार ने सारे जहां की खुशी उसके कदमों में ढेर कर दी थी। आज वो मौत पर हो गए थे। जिस ने मान यकीन से उस हवेली से निकल कर गई थी, आज वही मान जैन चौधरी से वापस थमा रहा था। वो जिंदगी जैन की जिंदगी का नाम थे। उससे बढ़कर उसके लिए खुशनसीबी क्या होती, यानी वो उसी का था, सिर्फ और सिर्फ जरफिशा का। मैं सो जाऊं, मुझे नींद आ रही है। वो जैन के साथ होती गिरत में फड़फड़ाई थी। सो जाओ, वरना मुझे लग रहा है कि अगर मैं मजीद जरा सी भी तुम्हारे करीब आया तो तुम बेहोश हो जाएगी। उसके जो में परवे पूर्ण मजा अंदाज पर जरफिशा ने मुंह बसरा था। मैं इतनी भी नाजुक नहीं हूँ, वो फासले पर हुए नरोठेपन से बोले। देख चुका हूँ तुम्हारी नाजुक मिजाजी। उसके नाजुक सरापे और पल पल रोने पर चोट की हुए सरी को मजीद दहका गया था। वो रूठी दिलरुबा अब जैन को अपनी जान मतवजो की हर शय से मारवा करने लगे थे। पर मेरे लिए तुम कांच की गुड़िया, जिसे मैं बहुत ही एहतियात से अपने करीब तय रखना चाहता हूँ, इसलिए तो तुम्हें वापस यहाँ पर लेके आया हूँ, ताकि ये कांच की गुड़िया अपनी खूबसूरती बिल्कुल ना खो सके, बल्कि वो उस शख्स के करीब रहकर मजीद निखर जाए जिस कांच की गुड़िया को चंद दिनों में जुनून की हद तक चाहने लगा है। उसकी संदली पेशानी पर लब रख के उठा था और जरी का चेहरा दैक उठा। उसके जन्म से साइड लैब बांध के दूसरी जन्म आकर दराज हुआ। तो उसके गमा में थी कि आज भी वो चला जाएगा, पर वो तो आज करीब तर आ गया था। जरफिशा नम होती पेशानी से किनारे पर जब जैन ने बाजू से अपनी जानब खींचा था। गिर जाओगे जरफिशा, फजू हेजी से बोला। नहीं गिरती,
وہ فاصلہ بنانے لگی، بولنا اس کے لیے محال ہو رہا تھا، پھر قریب آ جاؤ کہ گر ہی نہ جاؤ۔ اس کی بہتی نگاہوں میں عجیب ہی سحر تھا۔ زین اس کی نازک کلائی میں چمکتا کنگن کو آگے کیا۔ زرین نے جھجک پڑنے لگے تھے۔ تمہارا روٹھا روٹا ہم مجھے آج پھر چڑھا رہا ہے، یہاں آ کر پھر سے شو ہو رہا ہے اور مجھے جتا رہا ہے کہ میں اسے نہیں چھو سکتا، پر یہ ابھی زین چودھری کو نہیں جانتا کہ وہ اپنی مالکیت کے معاملے کتنا جنونی ہے، اس لیے اب اس ہم کو خوبصورت سی سزا ملے گی۔ اس کی ہماری بڑی ہوئی نیم اندھیرے میں کی گئی سرگوش نے اسے سرتا پاؤں سر کیا تھا، فاصلے سمر کا کربتوں میں ڈال گیا تھا۔ اپنے ہم پر اس کے لمس نے آنکھیں میچے پر مجبور کر دیا تھا۔ زین، وہ پر مزاحمت ہوئی بڑبڑائے تھے۔ زین کی ظرفشاں، یہ آخری میٹھی سرگوشی تھی جو اس کے روم میں چاشنی پھیلائے ہوئے اسے زین چودھری کا مکمل اسیر کر گیا تھی۔ اس کی مزاحمتوں کو مکیت کیے وہ ظرفشاں پر بادل بن کر چھایا اسے سمیٹ گیا تھا۔ تمہاری بی بی جی نے کھانا کھایا اور وہ سارا دن کیا کرتی رہتی ہے؟ اسے سامنے رکھ کے کھانے کو نظر انداز کی ملازمہ کو دیکھا۔ یہ ملازمہ کی بڑی بیٹی تھی جسے وہ کل وقتی ملازمہ کے طور پر رکھ چکا تھا۔ وہ جی آپ کے کمرے میں تھی؟ مطلب؟ وہاج نے ماتھے پر بال لیے ملازمہ کو دیکھا جو گھبرائی تھی۔ صاحب میں اتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں آپ الگ الگ رہتی ہیں تو بس آگے بولو۔ وہاج نے اس کی خاموشی پر اسے دیکھا۔ وہ سارا دن آپ کے کمرے میں آپ کی الماری میں کپڑے سیٹ کرتی رہی، مجھے لگتا ہے کہ انہیں کچھ بھی نہیں آتا۔ 4 بار انہوں نے آپ کی الماری سیٹ کی، ایسا لگ رہا تھا وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہاج کے چہرے پر سختی بڑھی۔ اور کھانا کتنی مرتبہ کھایا؟ اس نے نہایت ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ ناشتے میں انہوں نے صرف جوس پیا تھا، پھر دوپہر کو کافی پی تھی۔ تو آپ کو میں کیا کہہ کر گیا تھا کہ بی بی کا حیا رکھنا، ان کو کھانا ٹائم پر دینا۔ اس کے آواز میں برہمی بڑے تھے۔ صاحب جی میں جب بھی کھانے کا پوچھتی ہوں وہ ٹال دیتی ہیں۔ میں نے آپ کو انابیہ کا حیا رکھنے کے لیے یہاں پر رکھا ہے اور اگر نہیں کھاتی تو انہیں زبردستی کھلائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتی تو میں کسی نئی ملازمہ کو رکھ لیتا ہوں۔ اس کے واضح جواب پر ملازمہ نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ تو جائیں پھر اس کے لیے کھانا لے کر جائیں، اور ہاں ہم الگ کمرے میں اگر رہتے ہیں تو آپ کو اس سے کوئی بھی سروکار نہیں ہونا چاہیے، وہ ہمارا نہایت ہی ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ جی میں جاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف گیا تھی جبکہ وہاج کا کھانے سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ اپنی کیفیت اسے عجیب لگنے لگی تھی۔ پلیٹ ترکی اڑتا ہوا اوپر بڑھا تھا۔ انابیہ کے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ لڑکی اپنے کول کی سچی نکلی تھی۔ وہاج کے آنے سے پہلے ہی وہ کمرے میں چلی جاتی، لیکن جس وقت وہ گھر میں داخل ہوتا اس وقت وہ اسے ریلنگ کے قریب کھڑی محسوس ہو جاتی تھی، لیکن وہ نظر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ سر جھٹکتا آگے بڑھا۔ جب ہینڈل کی حرکت پر وہ رکا اور تھوڑا سا اوٹ میں ہوا، انابیہ نہایت ہی ارادی سے دروازہ کھولتی باہر آئی اور سیڑھیوں کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ پیچھے مڑ کر اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے انداز پر وہاج کو تعجب ہوا۔ آج کئی دنوں بعد اس کو دیکھا تھا۔ شارٹ آف وائٹ ایمبرائڈری شرٹ کے ساتھ ہی کیپری پہنے وہ مہرون دوپٹہ گلے میں ڈالے ہوئے، بالوں کو کیچے میں مقید کیے ہوئے تھے۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ وہاج کی گمبھیر آواز پر وہ خوف سے اچھلی اور اس کی جانب مڑی۔ آپ؟ وہ خوف سے پیچھے سرکی تھی۔ انابیہ، بے اختیارانہ لبوں سے اس کا نام نکلا تھا۔ وہ ہاتھ سرائے سے آگے آیا، اس کا ہاتھ جکڑے اس سے اپنی جانب کھینچا تھا، ورنہ اگلے ہی لمحے وہ سینوں سے نیچے ہوتی۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ اپنی بڑی بڑی آنکھیں سختی سے میچے وہاج کے حساب میں سمٹی اس کے گرد باہیں حائل کر گئے تھے۔ وہاج کے ساکت پڑتے دل میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ وہ خوشبو بکھیرتا نرم نازک سراپا دل کی حالت ایک پل کے لیے بدل گیا تھا، جبکہ اس کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا۔ وہ شخص اس کے بے انتہا قریب اس کو تھامے کھڑا تھا۔ پل میں وہ خوش گمان ہوئی تھی کہ وہ شخص اتنا بھی ظالم نہیں ہے۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ ازلی سرد پن سے بولتا ہوا اسے اگلے ہی پل سامنے کیے جسے دل کی حالت چھپا لینا چاہ رہی ہو۔ انابیہ نے آنکھیں کھول کر وہاج کے ہوبرو چہرے کی جانب دیکھا جہاں پر سنجیدگی کی گہری پرچھائی تھی۔ میں انابیہ کو سمجھ نہیں آئے گا کیا جواب دے۔ آئندہ حیا رکھنا، نیچے گر گئی تو اپنا ہی نقصان کرو گی۔ وہ بنا اس کی سننے میں روح موڑے آگے بڑھا تھا، پر سلگنا نہیں بھولا تھا۔ خوش فہمی ختم ہوئی تھی۔ وہاج، انابیہ بے ساتھ بھیگی آواز میں پکارتی اس کے قدم رو گئے تھے۔ وہ پیچھے کھڑا ہوا تھا لیکن مڑا نہیں۔ بولو جلدی، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ سرد پن سے بولا۔ کچھ نہیں، خالی ہاتھوں کو دیکھے وہ آنسو حلق میں اتارے کھڑی رہ گئے تھے۔ کھانا وقت پر کھایا کرو، یقین کرو مجھے ان حرکتوں سے ذرا فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم نے کوئی بھی وجہ چھوڑی نہیں ہے کہ مجھے تمہارے وجود سے کوئی فرق پڑے۔ وہ تلخی سے بولے۔ تنزیہ مسکرایا تھا۔ آنسو رگڑتی وہ اس ستمگر کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو میرے مرنے پر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ شٹ اپ، فضول گوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ حاج پال میں مڑنے درستگی سے بولا تھا۔ اور نابیہ نے گنہری پلکیں اٹھائے اس کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہ پال میں الجھے تھے، جبکہ نابیہ تو اس کی ریاکشن پر ہی دم رہ گئی تھی۔ کیا اس کے مر جانے والی باپ پر اس کے دل میں جنبش ہوئی تھی؟
अन्नाबिया की बीगी पलके मुस्कुराई और वहाज ने अपने लहजे की बेख्तियारी पर लब बीजा। अन्नाबिया की निगाहें दीवाना हुआ उसके चेहरे पर तवाफ करने लगी थी। कम से कम वो उसकी जानब मुरा तो था। ये तसल्ली ही उसे आज इतने दिनों बाद मुस्कुराने की वजह दे गई थी और अब वो उसे चंद लम्हों में जी बार कर देख सकती थी। बाजी मुलाजमा ऊपर आते हुए ठड़के थे। वो साहब आपने कहा था खाना लाने को तो वही लाई हूँ। उसने ट्रे सामने किए वजह दी थी। अन्नाबिया ने खुशगवारी लिए हुए वहाज को देखा था, जिसने एक नजर से देखा अपने कमरे में बैठ गया। ईद की फैली उसकी खुशबू मादूम होने लगी थी, लेकिन अन्नाबिया सुल्तान आज जैसे फिर से उसकी खुशबू में जी उठी थी, जो सिर्फ उससे ही करीब महसूस हो रहे थे। जरफिशा हवेली वापस आ चुकी थी और तुम अभी इसी दिन वापस आई हो। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर सोची समझी साजिश? मुकाबले बैठे शख्स ने शायान सागर को देखा, जिसके चेहरे पर गहरी सोचों की परछाई थी। ये इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश, ये तो मेरा अगला वार ही जाहिर कर देगा, पर इस वक्त मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। अगर वो ना मिली तो उसका भुगतान सबको भुगतना पड़ेगा। लम्बा सा गुण पड़े हुए शज्जा के अक्स से मुहातब हुआ था। कमाल है, इस बार तुम्हारे अंदाज में काफी शिद्दत पसंद है। क्या कोई लड़की खास है जिसके नाम मिलने पर तुम सबको सजा दोगे? बहुत हाथ जिसके छूने की तलब ने मुझे इस हद तक खबार किया है कि मैं दोबारा यहाँ पर वापस आया। वो इसी गांव की है। उसके अंदाज में हैरत थी। बहुत करीबी और खास लड़की है। अपनी शाहतंग आंखों को उसने मुकाबले शख्स पर जमाया था। तो जरफिशा का क्या करोगे जो आज तक हर लड़की का करता आया? उसने शाने चुकाए हुए सिगरेट का गहरा कश लिए धुआं फिजा में बिखेरा था। वो शेर के उस पिंजरे में कैद है जहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मारता था। उस पिंजरे को छूने पर ही तुम्हारी हाथ काट सकते हैं। उसके तंजी अंदाज पर शायान की शहद रंग आंखों में कहर बरपा था। मुकाबले को अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ, पर देर हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर उसका गिरेबान चकरा था। वो शख्स अपनी जगह से खड़ा हुआ। तुम भूल के तुम किसे कह रही हो? शायान सागर को जानते हो? शायान सागर कौन है? उसकी गर्दन की हड्डी पर अपना अंगूठा रखे वह घुराया था, जबकि वो शख्स दर्द से कुरा उठा था। मेरे हाथ काटने वाला भी पैदा नहीं हुआ और ये मुल्क के वफादार कुत्ते जितनी मर्जी कोशिश कर ले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसकी गेंद पर अब वो फड़फड़ाने लगा था, जबकि वह अंगूठे बढ़ाए हुए चला रहा था। मुझे अंदाजा नहीं था। मेरा गिरेबान छोड़ो, आइंदा ऐसा नहीं कहूँगा। मर जाऊंगा शायान। उस सार पीरे वैशी इंसान की बदमागी से वो अच्छी तरह से वाकफियत रखता था, पर शायद आज जुबान की दगाबाजी से पकड़ चुके थे। तुम क्यों घबरा रहे हो यार? तुम मेरे बड़े भाई जैसे हो, तुम मुझसे डरना चाहिए। उल्ला तुम मुझे डरा रही हो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, इसलिए बेफिक्र हो। अगले ही पल उसका अंदाज नरम हुआ था। उसने अपना अंगूठा हटाया। वो बुरी तरह से खांसता अपनी सांस बाहर करने लगा था। आई एम सॉरी, ये मुझसे क्या हो गया? शायान सागर का ये अजीब अंदाज उसने बामुश्किल हजम किया था। मुकाबले शख्स जानता था वो कितना बड़ा दरिंदा है। कब किस पल किसे चीर फाड़ दे पता भी नहीं चलता था। शायान वापस अपनी जगह पर जाकर बैठा और ग्लास पाकर दोबारा लबों से लगाया था। एक झटके में उसने ग्लास खाली किया और गहरे सांस लेने लगा। उसकी शहद रंग आंखों में आग भड़कने लगी थी, पर अगले ही पल वो जनाती कहकर लगाए हंसने लगा था। मुकाबले शख्स ने अपनी गर्दन की हड्डी को सिलाया था, जो बुरी तरह से दर्द कर थी। लबों पर खिलती हुई मुस्कुराहट किसी शैतानियत का पता दे रही थी। एंजॉय करो यार, डरने की जरूरत नहीं है। बस गुस्सा मेरे काबू में नहीं रहता। वो जामत लबों पर मुस्लिम मुस्कान से जाए बोले। उसे बच्चों की तरह पुचकारता हुआ उस शख्स को एक पागल ही लगा था। कैचर में मुकीर बाल और दुल्ला हुआ चेहरा, जिस पर हजन व मुलायम फैला हुआ था। आंखें हर आहट पर दरवाजे पर जम जाती थी, पर इस मरतबा वह शख्स ऐसा नाराज हुआ था कि अपनी शक्ल तो क्या, अपनी मैंशन में मौजूदगी का भी एहसास होने से नहीं दे रहा था। वह घंटों लॉन्च में बैठी उसकी मुंतजिर रहती, लेकिन वो शायद अब कम ही घर में मौजूद होता था, या फिर ये भी उसकी सजा थी। उसने ठीक ही कहा था कि वह अब एतबार नहीं दिलाएगा, लेकिन जो उसकी पुकार पर वो हर काम नजरअंदाज कर देता था, अब जब उसने कई बार दिल से पुकारा तो वो नहीं आया था। वो इन्हीं सोचों में गलता थी जब रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आंसू रगड़ती खड़ी थी, पर भीगी आंखें गुलाबी पड़ती नाक गवाह थी कि वो रो रही है। रोज को बेसाता उस पर तरस आया था, पर बास का हुक्म वह कैसे टाल देती। आओ रोज, वो दोबारा अपना चेहरा साफ की बोल थी। ये लड़की कौन है? तभी ने सामने मुझे छोटी सी लड़की को देखा जब मुश्किल 13 साल की थी। शक्ल शुरू से काफी खूबसूरत थी। मैम, ये आपसे मिलने आई है। रोज इस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर अभी दबी दबी शरारत पड़ी मुस्कुराहट थी। बेबी पिंक हुडी के साथ ही व्हाइट कैपरी जीन्स पहने वो लड़की किसी अच्छे से डराने के लगे थे। उसके गोल्डन बाल टेल पोने में मुके थे। मुझसे? मगर क्यों? मेरा नाम सुबही है। उसकी शो बारीक आवाज पर वो ठड़की। पल में चिड़ा सफेद पड़ा। यही आवाज थी जो उस रोज उसने सुनी थी। उस दिन नौफल भाई का फोन मैंने ही रिसीव किया था। मुझे पता था आपकी ही कॉल होगी, पर आप नाराज हो जाएंगी, मुझे पता नहीं था। वो होंठ बाहर निकाले हुए कांधे उचकाए उदासी से बोले, जबकि ताबीर इन लम्हों के जेरे से खड़ी रह गई थी। तो तुम
ये जजदान की क्या लगती है? उसने आगे बढ़कर उसे कांधों से थामे बेकरारी से पूछा और रोज उसके अमल पर हैरान हुए। मैम, रोज ने सुबई से दूर किया था जिसके चेहरे पर खौफ फैल गया था। मैम, सुबई हार्ट पेशेंट है। रोज ने सरगोशियां कहा, उसे साकत किया था। हार्ट पेशेंट? इतनी सी बच्ची? एक और झटका था जो उसे दहला गया था। उसने सुबई को भीगी पड़ती हुई निगाह से देखा। जी मैम, प्लीज आप नरमी से बात करें। हाँ, मैं नरमी से बात करूंगी, वो रोज को देती जल्दी से बोली। सुबई, आप यहाँ पर बैठो, मुझे बताओ जसदान नाम के क्या लगते हैं? वो अपनी आंखें साथी से रगड़ती बेकरार हुई थी जो एक बार फिर से बाहर निकल गई थी। वो बाई हैं? सुबह की मुस्कान वापस लौट आए थे। भाई मतलब आप सब एक घर में रहते हो और आपके बाबा का नाम क्या है? उसके बेतुकाना सवाल पर रोज को अफसोस हुआ था, पर उसे तभी पर रहम भी आया था जिसे नोफा जसदान की बेरुई बेतबाई ने तोड़ कर आ दिया था। नहीं, वो कभी कभी आती हैं, बल्कि सब उनको बाई ही कहती हैं। वो जब आती है ना तो हमें सबको छुट्टी मिल जाती है। वो बहुत अच्छी हैं। हमें सबको मतलब? सुबह ने रोज को मदद तरफ नजर देखा था। मैम, उस दिन नौफल साहब सुबह को हॉस्पिटल लेके गए थे। ये बहुत ही शरारती बच्ची है, मुझे भी अक्सर तंग करती है। सुबह मुंह पर हाथ तक के जिन पे थे। उसका मासूमाना अंदाज तभी को उसकी परेशानी में भी नहायत ही दिलचस्प लगा था। गो सुबह, ड्राइवर आपका वेट कर रहा है। उसे सुबह को जाने का कहा। मैम, मुझे उससे और भी कुछ पूछना है। रोज तुमसे क्यों बेच रही हो? आप जरी से पूछ लें, वो आपको सब बताएगी। ये नौफल बाई की स्पेशल वाली सिस्टर है। सुबह छोटी सी नाक सुकड़ती हुई दोनों को अजहद प्यारी लगी थी। ताबीर बिगी आंखों से मुस्कुराई। नाटी गर्ल, गो नाउ। उसकी नाक को चुटकी पड़ी हुई रोज मुस्कुराई थी। वो शरारत से जुबान चलाती बाहर भाग गई थी। रोज, मुझे सब जानना है, तुम उससे मत जाने दो। ताबीर के बेकरारी पर रोज भी परेशान हुई थी। मैम, वो ऑर्फन गर्ल है और ऑर्फिंज में रहती है और हार्ट पेशेंट है, जिसकी वजह से मैंने उसे भेजा है। सर ने मना किया था सदा सवाल जवाब नहीं करने से। तो मतलब उसे जजदान ने भेजा है? उसने मां नहीं तोड़ा था। तभी ने जोर से तसल्ली चाहिए थी। तभी ने रोज से तसल्ली चाहिए थी, जबकि दिल तो पहले ही कह रहा था कि उसे जजदान नहीं भेजा। जी मैम, रोज ने इस बात में सहलाया। वो वही जमीन पर थकी आज बैठी थी। वो शख्स सच्चा था, पर आज वो झूठी पड़ गई थी। मैम, आप ठीक हैं? रोज तकफर से बोली। मैं कैसे ठीक हो जाती हूँ? मैं हर बार उसे दुत्कार कर बेइतबार कर देती हूँ और वो हर मरतबा मुझसे बुलंद होकर मेरे सामने आ खड़ा होता है कि मैं नजर भी नहीं उठा पाती। मैम, प्लीज उठें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रोज, उसे कहो मुझसे बात करे, मुझसे एक बार तो बात करे। अगर उसने मुझसे बात ना की तो मैं खुद तो कुछ कर लूंगी और तुम जानती हो मैं ऐसा कर गुजरूंगी। बहती आंखों से वो रोज का हाथ थामे शिद्दत पसंदी से बोले। मैम, बास एक हफ्ते के लिए आउट ऑफ कंट्री गया, वो यहाँ नहीं है। ताबीर की आंखें हैरत से बढ़ी। वो मुझसे बिना मिले बिना बताए चला गया, पर क्यों? क्यों गया वो? क्या वो नहीं जानता कि मुझे उसके बगैर रहने की आदत नहीं है? और अब तो वो नाराज था। उसने एक बार भी मुझे मुहादम करना गवारा नहीं किया। कहाँ गया उसकी मोहब्बत? शिदत करैया से चीती वो रोज का हल्कान कर गई थी। मैम, उनका जाना बहुत जरूरी था। उनकी माम हॉस्पिटल में एडमिट है। रोज की रूह फंसा हवा ने उसे बुरी तरह से झंझोड़ा था। ताबीर को अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ। क्या वो इतनी बेखबर थी? अपनी ही अनापरस्ती और बेजा इतबारी से उसे नौफल का नाराज किया था, पर एक बार भी पुकारना जरूरी नहीं समझा था। ताबीर को लगा कि वह कभी भी नजर उठाकर खड़ी नहीं हो पाएगी। वो शख्स न जाने किन उलझनों में था, न जाने किन अजियत से गुजरा था, और वो ना अच्छी हमदर्द बन सकी और ना ही अच्छी बीवी बन सके थे। उसे जरफिया की बातें याद आने लगी। उसने भी तो कहा था कि एक बार एतबार का ले। उसे वो लफ्ज याद आने लगे, लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में बेएतबारी की ऐसी पट्टी बांधी थी कि उसने उस मासूम सी लड़की का भी दिल तोड़ दिया था। उसके जाने की खबर सुनकर वो बेचैन तो हुई थी, लेकिन उसने कोई भी खास तासुर नहीं दिया था। वह लफ्ज दिमाग को जकड़ने लगे थे। तबीर आपी, नौफल आप भाई बहुत अच्छी हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। एक बार उनसे नाराजगी खत्म करके उन्हें एतबार की नजर से देखें, वो मान जाएंगे। उनकी आंखों में हमेशा आपके लिए मोहब्बत नजर आती है। मैं नहीं जानती आपकी लड़ाई की वजह क्या है, लेकिन मैंने भी बेएतबारी करके खुद को नुकसान में डाला है। मेरी बेएतबारी अब भी कायम है, लेकिन मैं उस शख्स के साथ इस मान के साथ जा रही हूँ क्योंकि मैं जैन से बहुत ही मोहब्बत करती हूँ और मेरी मोहब्बत मुझे बर्बाद नहीं होने देगी। जरफिशा की आवाज के सोच में वो एक पल के लिए भी खोई, पर जजदान का तलह लहजा उसका बेमान करके छोड़ जाना उसे फिर से पत्थर बना गया था। तुम अभी छोटी और मासूम जड़ी, तुम उस शख्स को नहीं जानती। वो धोखेबाज है। वो अपनी नरमी से, अपनी सहराना शख्सियत से सबको अपना असीर कर देता है, जैसे उसने तुम्हें किया कि तुम्हें भी वो सही और मैं गलत लग रही हूँ। उसे हर बार मुझसे दगाबाजी किया, बेवफाई की है। ताबीर की सिसकी निकली जबकि आंसू ने साथी से रगड़े थे। ताबीर आपी, अब गलत सोच रही है। वो एक अच्छे इंसान है, उन्होंने हमेशा बहनों की तरह समझा है। आप उनसे एक बार बात तो करें। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। ताबीर ने गोया बात खत्म की थी। सरफिशा उदासी से खड़ी, जबकि रोज भी ताबीर की कैफियत पर अफसोस करके रह गई थी। सरफिशा चुपचाप कमरे से निकल गई थी। ना ताबीर ने जन्मिश की
اور نہ ہی زرفشاں وہاں پر رکی تھی۔ زرفشاں کی ہر بات پہ لائے وہ اتنے دن اپنی انا پرستی میں رہی تھی، پر آج صبح کا آنا اور پھر یزدان کی مام کا بیمار ہونا، جس کے بارے میں اس نے کبھی جانے کی کوشش ہی نہ کی تھی، اسے یہ سب پاگل کر رہا تھا۔ وہ شخص اس کے ہر رشتے کا حیا کرتا آیا تھا، پر اس نے اپنے رشتے کا بھی حیا نہیں کیا تھا۔ اس سے بڑھ کر طبیب کو اپنا گناہ کوئی نہیں لگا تھا۔